बहुत समय पहले की बात है। रशीदपुर नाम के गांव में सविता नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में रहा करती थी। उसके दो बेटे थे जो एक साथ कमाने के लिए शहर गए। उसके बाद वह कभी लौटे नहीं। अब वह बुढ़िया अकेली ही रहा करती थी और लोगों के कपड़े सिल कर अपना गुजारा किया करती थी। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान की नजरों से देखा करते थे और उसका ख्याल भी रखते थे। अम्मा, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारे घर से। हाँ बेटा, क्या बताऊं, बहुत दिनों से खीर खाने का मन हो रहा था। सोचा सामान इकट्ठा करके अब बना पाई हूँ। ले, तू भी ले, अपने बच्चों को भी खिला देना। ठीक है अम्मा, मैं तो यह कुछ कपड़े सिलवाने के लिए आई थी। ये तो बहुत है। कहीं जा रही है क्या तू? अम्मा, अगले महीने मेरे मायके में शादी है, बस वहीं जाऊंगी, इसलिए तुम समय से कपड़े सिलक दे देना। हाँ बेटी, ठीक ठीक है, सिल देंगे। ले, खीर ले जा अम्मा। तुम्हारा जीवन भी कितना कठिन है। कभी कभी तो तुम खीर बनाकर खा लेती हो और कभी कभी तो तुम्हारे घर का चूल्हा भी नहीं जलता। क्या करूं बेटी, अब किस्मत में गरीबी लिखी है तो अम्मा, तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर 2 बच्चे छोड़कर चला गया और बच्चे बड़े होते ही तुम्हें छोड़कर चले गए। बहुत बुरा लगता है मुझे तुम्हारे लिए। हाँ, अब तू क्यों दुखी होती है? बेटी, मेरे लिए अम्मा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम तो अपनी मायकी की बहुत तारीफ करती हो। अपना मायकी चली जाओ, कम से कम तुम्हारी बची हुई जिंदगी तो अच्छे से कट जाएगी। बात तो तू सही कहती है, पर इतने सालों में कोई मेरे मायके से मुझे मिलने भी नहीं आया। ये बात भी है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अम्मा निकू वहाँ से चली गई। सविता ने सिलाई का सामान निकाला और कपड़े सिलने के लिए बैठ गई। मायके जाना कितनी खुशी की बात है। मेरा मायका तो बहुत दूर है। क्यों ना इस बार मैं भी अपने मायके की यात्रा पर निकल जाऊं। मुझे देखकर मेरे भाई भाभी बहुत खुश होंगे। जब से मैं इस गांव में ब्याह कराई, यहीं की होकर रह गई। अब तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। सविता मायके जाने के सपने देखने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी निकू का काम खत्म किया और अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। यात्रा बहुत लंबी होगी, मुझे थोड़ा ज्यादा सामान ही ले जाना होगा, जिससे रास्ते में मुझे कोई समस्या न आए। लेकिन मुझे रास्ते के डाकुओं और ठगों से बचकर रहना होगा। सविता ने अपना सामान बांधा और निकू के घर आ गई। अरे निकू, बेटी सुन, बाहर तो आ जरा। अरे अम्मा, क्या हुआ? इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? ये तेरे कपड़े हैं बेटी, वो तो ठीक है। अम्मा, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो, वह तो बताओ। अरे निक बेटी, मेरे ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। तू मेरी चिंता मत कर, मैं आराम से चली जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है अम्मा, लेकिन अपना ख्याल रखना। निकू से विदा लेकर सविता अपने गांव के रास्ते पर आगे बढ़ गई। दोपहर हो चुकी थी और सूरज सर पर था। चलते चलते बहुत देर हो गई, थोड़ा आराम करूंगी। अच्छी सी जगह देखकर अब तो सविता को एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसी बरगद के पेड़ के नीचे और मदन नाम के 2 चोर भी बैठे हुए थे। उन्होंने सविता को देखा और बोले, अरे मदन, वो देख, सामने से बुढ़िया आ रही है। इसके पास बहुत सामान है। अगर हम इसे बातों में फंसाकर इसके सामान पर हाथ मार लें तो बहुत फायदा होगा। सही कहा, ये बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ पाएगी। भला लगता है यही आ रही है। सविता बरगद के पास आ गई और वहीं छांव में अपना सामान रखकर बैठ गई। हाँ हाँ, कितनी ठंडी छांव है। कुछ देर यहीं रुक जाती हूँ, फिर आगे जाऊंगी। सविता को देखकर और मदन उसके पास आ गए और बोले, अरे अम्मा, कहाँ जा रही हो इतनी धूप में, और वह भी अकेले अकेले? अरे बेटा, मैं तकरारपुर जा रही हूँ, मेरा मायक है। वहाँ लगता है कई सालों बाद मायके जा रही हो। अच्छा है, अच्छा है, हम भी तकरारपुर ही जा रहे हैं। सफर लंबा है तो थोड़ा आराम करने के लिए रुक गए। हाँ अम्मा, वैसे आप अकेले जा रही हैं, कोई है नहीं आपके साथ? नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं अकेली ही जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन अम्मा, इस रास्ते पर बहुत से बदमाश मिलेंगे। अकेले जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। इसीलिए एक काम करो, आप हमारे साथ चलो। और मदन की बातों से सविता को शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है। अच्छा बेटा, ठीक है, तुम लोग कहते हो तो तुम्हारे साथ चलती हो। इसी बहाने मेरे सामान की सुरक्षा भी हो जाएगी। हाँ, हमारे होते हुए आपको अपने सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मदन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे।
तो वहीं उन्हें देखकर सविता ने सोचा, खुश हो रहे हो तुम दोनों, लेकिन अभी तुम जानते नहीं कि कौन हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद सविता ने अपना सामान उठाया और चलने के लिए तैयार हुई। तभी सविता से बोला, अरे अम्मा, आप क्यों मेहनत कर रही हो? लाइए ना, हम आपका सामान उठा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं उठा लूंगी सामान। अम्मा, कहीं आप यह तो नहीं सोच रही कि हम आपका सामान लेकर भाग जाएंगे? अरे नहीं नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे जान पड़ते हो, लेकिन यह सामान कुछ खास नहीं है, इसे तो मैं ही उठा लूंगी। इसमें जो अपने मायके से लेने जा रही हूँ, उस सामान को उठाने के लिए मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्या लेने जा रही हो अपने मायके से अम्मा? मैं अपने मायके से अपने हिस्से का सोना चांदी लेने जा रही हूँ। मेरे भाइयों ने मेरी विदा के वक्त कहा था कि बहन 50 साल बाद हम लोग बंटवारा करेंगे, तो तू आ जाना। इसीलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा, ये बात है। ठीक है, चलिए चलिए। सविता अपना सामान लेकर आगे जाने लगी। तभी ने मदन को रोककर कहा, तूने उस बुढ़िया को जाने क्यों दिया? हम उसका सामान ले सकते थे ना। क्या वह सोने चांदी लेने जा रही है? अपने मायके में अभी उसके पास कुछ नहीं है। जब वो तकरारपुर से सामान लेकर लौटेगी, तब हम उसे लूट लेंगे। लेकिन तू क्या भूल गया कि अभी हम तकरारपुर के मुखिया जी के घर से चोरी करके आए हैं। अभी तो वह हमें ढूंढ रहा होगा। अगर उसके हाथ आ गए ना, तो चोरी का यह सामान भी हाथ से चला जाएगा। अरे, तू इतना क्यों सोच रहा है? जमींदार ने कौन सा हमें चोरी करते हुए देखा था? वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। चल, अब बुढ़िया आगे ना निकल जाए। और मदन सविता के साथ साथ चलने लगे और तकरारपुर की सीमा पर पहुंचते ही सविता ने दोनों से कहा, तुम दोनों का बहुत धन्यवाद, जो मेरे सफर में मेरे साथी बने और मुझे सुरक्षित यहाँ पहुँचा दिया। अरे अम्मा, कैसा धन्यवाद? हम भी तो इसी गांव में आ रहे हैं। हमारी मंजिल भी एक ही है। क्या बोले? हाँ, यहाँ आ तो गए, लेकिन अब क्या करेंगे? क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? अम्मा, हम दोनों काम ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है यहाँ कौन काम देगा। अरे, तू चिंता क्यों कर रहा है? अपनी अम्मा है ना, उनके मायके में कोई ना कोई काम हमें मिल जाएगा। क्यों अम्मा, सही कहा ना? हाँ, सही कहा। ठीक है, तो चलो तुम दोनों मेरे साथ। सविता दोनों को अपने साथ अपने मायके ले गई। सविता को देखकर उसके भाई और भाभी बहुत खुश हुए और घर को देखकर सविता बोली, क्या बात है भैया, घर तो हवेली बन गया है। अरे बहन, तू इतने सालों बाद आई है। ये दोनों कौन है तेरे बेटे? नहीं भैया, ये दोनों तो मुझे रास्ते में मिल गए थे। अब कुछ काम ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। अपने खेतों पर इन्हें कोई काम दे देना। ठीक है, तुम आराम कर। मैं इनके रहने की व्यवस्था घर के बाहर करवा देता हूँ। सविता घर के अंदर में आराम करने लगी और उसके भाई ने और मदन को गौशाला के पास रहने की जगह दे दी। अगली सुबह सविता अपना गांव घूमने के लिए निकल पड़ी, तो वहीं और मदन खेतों पर काम करने के लिए चले गए। अरे सविता, तुम कब आई? बस कल ही आए भैया, तुम बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक ही हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। क्यों, क्या बात है भैया? सविता, मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरे घर से काफी कीमती सामान चोर ले गए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ भैया। बुरा क्या, अब तो जो होना था वह हो चुका है। फिर मेहनत करूंगा, संपत्ति बनाऊंगा। लेकिन बहन सविता, तुम इतने सालों बाद आई हो। ये लो, ये अंगूठी रखो मेरी तरफ से। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे बहन, भाई को मना नहीं करती, लो रख लो। सविता ने अंगूठी ले ली और घर आते हुए सोचने लगी, ये अंगूठी तो कहीं देखी लग रही है, कहाँ देखी है मन में। ऐसा सोचते हुए सविता अपने खेतों के पास से गुजरी और उसने देखा कि और मदन खेमे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वह उनके पास आ गई और उन्हें काम करते हुए देखने लगी। तभी उसकी नजर वीरू के हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। अच्छा, तो ये बात है, ये दोनों तो चोर है, लेकिन इनसे ये बात कैसे उगलवाने हैं? सविता अपने घर वापस आ गई और मदन के सामान को देखने लगी। उसने देखा कि उनके सामान में कीमती सोने चांदी के आभूषण और बर्तन रखे हुए हैं। अच्छा, तो यह सब मुखिया जी का सामान है। इन दोनों को तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। सविता वहाँ से चली गई। इधर खेतों पर और मदन आपस में बात करते हुए बोले, अरे अब तो मेरी कमर टूट गई। इतने दिन से ये बुढ़िया यहाँ रह रही है, हमने तो भंडवा की कोई बात भी नहीं सुनी।
ऊपर से इतना काम करना पड़ता है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो तुम, मुझे भी अब थकान हो रही है। चलो पहले कुछ देर आराम करते हैं, फिर सोचते हैं बुढ़िया का क्या करना है। ठीक है भाई। और मदन वहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी मदन ने कहा, हम लोग इस बुढ़िया से बातों बातों में पूछ लेंगे, ठीक है? और मदन शाम तक काम खत्म करके सविता के पास आए और बोले, अरे अम्मा, तुम तो हम दोनों को भूल ही गई। हाँ, वही तो, इतने दिन हो गए, यहाँ रहते रहते एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई। देखो तो खेतों पर काम कर करके आधे हो गए हैं हम। अरे अरे माफ करना, मैं यहाँ इतने दिनों बाद आई कि कुछ और होश ही नहीं रहा। अम्मा, तुम बहुत भोली हो, इसीलिए तो तुम हमारे साथ साथ कुछ और भी भूल गई हो। अच्छा अच्छा, और क्या भूल गई मैं? अम्मा, तो तुम्हारा हिस्सा तुम भूल गई क्या, कि तुम्हें यहाँ अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेने आया था? अरे हाँ, हिस्सा, मेरा हिस्सा, वो तो मैंने बात कर ली अपने भैया से। अच्छा, तो फिर क्या कहा तुम्हारे भैया ने दिया? मेरे भैया ने कहा कि उन्होंने तो बहुत पहले ही बंटवारा कर लिया था, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। और तुमने सुन लिया? धोखा हुआ है अम्मा तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे हिस्से का सोना चांदी जंगल में एक बड़े पुराने बरगद के नीचे दबा दिया है। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं उसे वहाँ से निकाल लूंगी। अच्छा, ऐसा है, ठीक है, हम दोनों काम कर लेते हैं। अब हाँ, लेकिन किसी को बताना मत। अरे नहीं नहीं अम्मा, हम किसी को नहीं बताएंगे। और मदन अपनी जगह पर आ गए और कहने लगे, चलो, अब तो हमें पता भी चल गया है कि बुढ़िया का खजाना कहाँ। अब हम उसे लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ सही कहाँ, पहले हम एक बार ये तो देख लें कि हमारा सामान सही से रखा है या नहीं। अरे हमारे ऊपर किसे शक होगा, फिर भी एक बार देख लो। और मदन ने अपना सामान बाहर निकाला और देखा तो मुखिया के आभूषणों की जगह वहाँ पर पत्थर रखे थे। यह देखकर दोनों चौंक उठे। अरे हमारा सामान किसने चोरी कर दिया? ये सब क्या हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ, हम तो लूट गए। अब ना जाने क्या होगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अरे मेरे दोस्त, अभी परेशान नहीं हो, हम अब उस बुढ़िया का खजाना बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ सही कहा, बस रात होते ही सब सो जाएंगे, फिर हम दोनों जंगल चलेंगे।